अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो एक बाइक का रिव्यू होने जा रहा है GS150 SE के बारे में। तो सुजुकी की जो है ना, हम थोड़ा सा उसके ऊपर हिस्ट्री पे चले जाते हैं। GS जो है GS150 वो बेसिकली सुजुकी ने 2006 में लॉन्च की और मेरा ख्याल है 2008 में पाकिस्तान में आई थी। और वो बाइक उस ज़माने में बहुत कम आपको नज़र आने वाली बाइक थी और काफ़ी जो है ना एक डिसेंट ऑप्शन होती थी और मेरे ख्याल से ओनली ऑप्शन होती थी 150cc सेगमेंट के अंदर। लोग 125 में जाते थे, कावासाकी पे चले जाते थे, GTO पे, और 125 होंडा पे चले जाते थे, होंडा 70, होंडा 100। होंडा की काफ़ी सारी उस वक्त जो है ना टाइप्स आती थी और इवन रोड मास्टर आती थी जो 1984 1990 उसके आगे भी आती रही है, तो वो भी बहुत लोग यूज़ करते रहे हैं 200cc। तो जब ये GS आई है तो लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसकी इंजन की परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस बाइक की वो वाकई काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से इस बाइक का जो है काफ़ी नाम बना। अब टाइम के साथ साथ सुजुकी जो है वो भूल गया कि कोई इनोवेशन भी लानी होती है कंपनी में और अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो टाइम गुजरता गया, बाकी बाइक्स जो हैं वो हल्की हल्की नई नई चीज़ें लाती रहीं बाइक्स में, लेकिन सुजुकी अपनी सेम टू सेम चीज़ को जो है ना ओवर एंड ओवर छापे जा रही थी। तो एक ज़माना ऐसा आ गया जिसके अंदर उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो और लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंटर हो रहे हैं और अगर उन्होंने कोई चीज़ नई ना की तो फिर शायद उनकी मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने एक चीज़ लॉन्च की जिसका नाम है GS150 SE, और ये इन्होंने लॉन्च की है 2016 या 17 के अंदर। तो ये वो बाइक है जो इन्होंने बेसिकली जब मार्केट में YBR और बाकी जो है ना छोटी मोटी वेगो और इस तरह की चाइनीज़ ऑप्शंस आई जिनके अंदर डिस्क ब्रेक्स थी, अलॉय रिम्स थे और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, उनको देख के इन्होंने सुजुकी ने उस बाइक को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसी के राउंड अबाउट करीब करीब ही CB150F लॉन्च हुई जो कि होंडा ने की, और उस बाइक का जो है लुक्स वगैरह बहुत बेहतर थी, हर चीज़ बहुत बेहतर थी। लेकिन GS150 और GS150 SE की लुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लुक है। दो चीज़ों का टोटल डिफरेंस है और वो चीज़ें हैं, एक डिस्क ब्रेक और दूसरा अलॉय व्हील्स, अलॉय रिम्स। तो अलॉय रिम्स आने की वजह से अगर उन्होंने इतनी इनोवेशन देनी तो शायद साथ में ट्यूबलेस टायर ही दे देते, कुछ और चीज़ दे देते, लेकिन उन्होंने उसकी भी जहमत नहीं की। तो अलॉय रिम्स जो हैं उसका ये है कि स्टार शेप डिज़ाइन है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं आता पसंद, थोड़ा सा डिफरेंट है। अक्सर आप 70 के अगर रिम लेने जाएं तो उस तरह के मार्केट में ना चाइना के अवेलेबल हैं, तो उस टाइप के इसके रिम थे। तो सुजुकी ने वो वाले रिम डाले, डिस्क ब्रेक डाली जो कि बहुत ही वीक, आई थिंक सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक जो है ना उसमें डाल के इन्होंने वो मार्केट में बाइक फेंक दी। दूसरी तरफ एक कैटेगरी है लोगों की जो 125 से जो है ना बाहर ही नहीं आते, वो 125 पे ही अभी तक फंसे हुए हैं, होंडा 125। और कुछ लोग हैं जो उस ज़माने में YBR पे रेसें लगा रहे थे और YBR पे चल रहे थे। तो इस मार्केट के अंदर इन्होंने GS150 SE को फेंका, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई क्योंकि उस वक्त GS150 पे टूर्स करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये टूर्स पे बहुत कामयाब बाइक थी और इसको हम पाकिस्तानी खोता भी कह सकते हैं। ये इसने तकरीबन हर पहाड़ पाकिस्तान का जो है ना वो चढ़ चुका है और इतने इसमें लोग हैं, 50-50 लोगों का टूर जाता है और सबके पास सेम बाइक। तो मार्केट में इसके अलावा कोई ऑप्शन थी ही नहीं जिसके ऊपर आप डिसेंट टूरिंग कर सकें। होंडा 125 जो है वो इस जो है ना चीज़ में ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके अंदर OHV इंजन है जो कि वाइब्रेशन इतनी पैदा करता है कि जब आप उतरते हैं तो आप काफ़ी देर हिलते रहते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने जो है ना OHC इंजन दिया, और OHC इंजन 150cc के साथ जब पावर देता है तो उसकी पावर की जो है ना आपको एक फील आती है, जो 25cc एक्स्ट्रा जो आपको पावर मिलती है उसका एक काफ़ी डिफरेंस होता है जो आपको टूर्स में फ़ायदा देता है। लो एंड और मिड में ना इसकी टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे चढ़ने पे और जो है ना जहाँ पे दूसरी बाइक्स जोर ले रही होती हैं ये वहाँ पे बहुत ही ईजीली चढ़ जाती है। एक मैं CB और इसका कंपैरिजन भी बनाऊंगा तो उसको देख के आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि इन बाइकों का क्या कंपैरिजन है। उसी तरह YBR से इसका मैच नहीं बनता बाइक का, जो लोग कर रहे हैं कंपैरिजन वो ज़रा बेवकूफ़ी है। लेकिन YBR का फीचर सेट जो है वो ज़रा इससे बेहतर है। स्पेसिफिकेशन और शशकों में YBR इससे थोड़ी सी बेहतर है, उसकी ड्राइव भी इवन इससे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन पावर में वो इसके करीब नहीं आती। ये वो वाहिद बाइक है जो वाकई 125 को पाकिस्तानी हर सड़क पे हरा सकती है और तकरीबन 120 से अबव ये इजीली हिट कर जाती है। और मैं अभी चलाऊंगा बाइक इंशाल्लाह तो आपको मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में दिखाऊंगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो GS150 SE के जो स्पेक्स हैं वो है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड OHC 150cc इंजन है इसका, और कंप्रेशन रेशो इसकी है 9:2:1। इसके बाद 12 लीटर की इसकी टंकी है, और इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लीटर का रिज़र्व है। और फ्रंट जो टायर ये लोग दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं 2.75/18 का, और जो बैक का टायर है वो ये लोग 90/90/18 दे रहे हैं इस बाइक के अंदर स्टॉक में, जो कि बहुत ही छोटा टायर है। जो भी बाइक ख़रीदे उसको अपग्रेड करना चाहिए। जिस बाइक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसके अंदर हमने अभी रिसेंटली ही टिम्सन के फ्रंट और बैक दोनों टायर्स को हमने चेंज करवाया, और मैं आपको उनकी भी डिटेल दिखाऊंगा करीब से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है एक नॉर्मल स्टॉक बाइक से। जब जब आप टायर चेंज करते हैं उसमें कितना को फ़र्क पड़ता है। तो उस बाइक की जो है ना ओवरऑल सस्पेंशन और ओवरऑल हर चीज़ ही बेहतर फील होना शुरू हो गई है सिर्फ टायर्स की अब टायर्स को अपग्रेड करने से। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। बाकी इस बाइक के अंदर 5 गियर हैं, और सारे जो है ना आगे की तरफ लगते हैं। अक्सर इस कैटेगरी में जितनी भी बाइक्स हैं उनमें रिवर्स शिफ्टिंग है, लेकिन इसके अंदर फॉरवर्ड शिफ्टिंग 5 गियर्स हैं। और इसके बाद 114 से 120 kg के दरमियान इसका ड्राई वेट है बाइक का। आप सामान बाद में लोड करते हैं और आप चीज़ें डालते हैं तो इसका वेट जो है ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा। और इसकी डिस्क ब्रेक है फ्रंट पे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत वीक है। बैक पे इसकी ड्रम है, ड्रम ब्रेक। इसकी बैक वाली ब्रेक निस्बतन ज़्यादा रिलायबल है फ्रंट वाली के मुकाबले में। फ्रंट पे ये है कि जो इसके टायर लगे हुए हैं उसका पैटर्न है स्ट्रेट, वो उसमें जो है ना स्टॉपिंग पावर इतनी नहीं होती। अगर आप इसका टायर चेंज करते हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क फील होता है कि आपकी डिस्क ब्रेक पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आप कोई मोटरसाइकिल ये ख़रीद रहे हैं तो आपको इसके टायर्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो शायद आपको ये बाइक कुछ दिन में ही बुरी लगना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा या तो इसके सस्पेंशन खड़ा करें या कुछ और। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले जो है टॉपिक के ऊपर, वो है इश्यूज़ ऑफ दिस बाइक। मैंने इस बाइक का रिव्यू बनाने से पहले ना ये एक पोस्ट डाल दी थी कि जिस बंदे ने इस बाइक को यूज़ किया है और रखा हुआ है तो वो इसके बारे में सिर्फ ओपिनियन दें और बताएंगे उनका इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो और उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे थे कि कौन जो कितना चला चुके हैं, आपको एवरेज क्या मिल रही है, टॉप स्पीड आपने क्या मारी है, और जो आपने इश्यूज़ फेस किए हैं और जो चीज़ें आपने चेंज करवाई हैं वो, और जो चीज़ें आप चाहते हैं कि इस बाइक में बेहतर हों। तो मैंने कहा कम से कम एक बंदे के ओपिनियन पे या 2 बंदों के ओपिनियन पे मैं रिलाई ना करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लोगों से इस बाइक के बारे में पूछूँ। तो मैंने वो पोस्ट डाली, उसके बाद मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स आया। इस बाइक के अंदर जो मेजर इश्यूज़ हैं वो एक तो ये है कि जो इसकी स्टॉक लाइट आती है वो किसी काम की नहीं है। इसके अंदर जो है ना बाइक ख़रीदने के बाद पहला टास्क होता है कि लोग जेनाडू की हेडलाइट ख़रीद के वो इसमें लगाते हैं, या फिर कुछ लोग सस्ता काम करते हैं वो उसमें LED बल्ब ठोक देते हैं। लेकिन LED बल्ब लगने के बावजूद इस बाइक की जो है ना वो हेडलाइट में कोई जान नहीं है, उससे कोई ऐसी सीधी लाइन प्रोड्यूस नहीं होती जो आपको विजन दे सके रोड के ऊपर। इसकी लाइट उसी तरह है जिस तरह 125 होंडा की है, उसकी भी किसी काम की बाइक नहीं है। आप रेस देते हैं, बत्ती तेज़ हो जाती है, रेस कम होती है, बत्ती कम हो जाती है, सामने कुछ नज़र नहीं आता, बस अगले को दिखाने के लिए बत्ती लगी होती है आपकी। तो अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं YBR देखते हैं, YBZ देखते हैं, CB150 देखते हैं, या फिर और बेनेली या कोई और बाइक देखते हैं, तो उन सब में जो हेडलाइट आती है वो स्टॉक ही है हेडलाइट इस्तेमाल करने के काबिल होती है। तो मेरा मशवरा यही है कि इनको चाहिए कि ये जितने की बाइक है 2,32,000 की, तो इसके अंदर निस्बतन तो बेहतर हेडलाइट जो है ना डाल के भेजें। सेकंड ये है कि इसका जो डिस्क ब्रेक है फ्रंट वाली वो इतनी काबिल नहीं है। मैंने फिर भी आपको बताया कि टायर अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी स्टॉपिंग पावर में जो है ना बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो है डिस्क ब्रेक जो है वो काफ़ी ही वीक है, और जिस साइज़ की ये बाइक है उसके हिसाब से ये बाइक जो है ना डिस्क ब्रेक काफ़ी हल्की है। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा इसको बेहतर करें। शॉक्स बाइक के जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से एडजस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाएं, वरना ये दोनों ही इसके हार्ड वाली साइड पे हैं। आप 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो है ना शॉक्स सेटल होना शुरू हो जाते हैं, उसका इतना इशू नहीं है। इसके अलावा इसके जो इश्यूज़ हैं ना, कुछ लोगों ने इसके रिम के बारे में कंप्लेन की है, लेकिन वो कोई बहुत वास्ट इशू नहीं है। जो इसका सबसे बड़ा इशू है वो इसकी वायरिंग है।
इसकी वायरिंग का इतना ज़्यादा इशू लोग फेस करते हैं। इवन कि जिस बाइक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसके अंदर भी फ़िलहाल वायरिंग का इशू आया हुआ है। जैसे ही सर्दियाँ होती हैं, हल्की नमी वाला मौसम आता है, इसकी वायरिंग अंदर से सड़ जाती है और ये बाइक पूरी तरह मिसिंग शुरू कर देती है। और ये हर सीज़न इस तरह हो रहा है। और आप किसी अगर जो है ना इलेक्ट्रिशियन को दिखाते हैं तो उसको भी इसका इशू एग्जैक्ट समझ नहीं आता। इसका हल यही बनता है कि इसके आप वायरिंग पूरी रिप्लेस कर दें और इसमें आप जेन्युइन ना डालें। जो आपको मार्केट जाएंगे तो आप वो कहेंगे आप इसमें जेन्युइन डलवा लेंगे तो शायद आपकी बाइक बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसकी जेन्युइन आ रही है, जेन्युइन आ रही है, जो भी इसमें स्टॉक वायरिंग आ रही है वो इसकी अच्छी नहीं है। इसको अक्सर लोगों ने इसको रिप्लेस करवाया है तो वो सुकून में आए हैं, वरना इस बाइक का ये इशू रहता है वायरिंग का। और ये वो इशू है जो अक्सर मैं बाकी कंपनीज़ में देखता हूँ कि ये वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन सुजुकी ने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है अपनी बाइक के अंदर। तो ये एक इशू है, शायद कुछ लोगों ने फेस ना किया हो। इसके बाद एक इशू है इसकी सीट इतनी गंदी है, इतनी हार्ड अजीब सी सीट है इसकी, बैठने के लिए बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं है। आपका जो है ना सिस्टम सारा का सारा जो है ये रीसेट कर देती है और उठा के ना अच्छा खासा बेड़ा गर्क करती है। बहुत सख्त सीट है, ज़्यादा देर सफ़र करेंगे तो आपको जो है ना आपका बन कबाब आपके सारे जो है ना वो तले जाएंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बाइक लॉन्ग टूर जो लोग करते हैं उन्होंने इसके ऊपर या तो छतरे की खाल वगैरह रखवाई होती है या उन्होंने कोई ट्यूब रखी होती है या कुछ ना कुछ तो किया होता है। मैंने भी सीबी पे टूर किया और मुझे उस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ को रखने की। वो अलग बात है कि जब 8वां 9वां दिन था तो मुश्किल हो रहा था बैठना बाइक के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक सीट में विदाउट एनीथिंग नीचे रखे हुए मैं उस बाइक को ले गया था। लेकिन जीएस को आप ये एक दिन के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि आप इसकी स्टॉक सीट के ऊपर बैठ के कहीं दूर चले जाएं। इसकी सीट काफ़ी ही ज़्यादा जो है ना गंदी है और इसको इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी को चाहिए कि पहले ही से ही कोई अच्छी सीट डाल के भेजें, पाँव 10,000 बढ़ा दें, ये कुछ 4-5 चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर करें। बाकी इसके अलावा जो है मैंने जो पोस्ट की थी उसमें कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे। मैंने कहा चलो आपको वो भी थोड़ा सा सुना देता हूँ कि लोगों ने अपने क्या मसले बयान किए थे। तो उन्होंने कहा था इसकी फिनिशिंग को बेहतर करें, ब्रेक को बेहतर करें, स्विच असेंबली को बेहतर करें, हेडलाइट्स को बेहतर करें। और इसके बाद जो है इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है इस बाइक के अंदर। इस एक भाई ने लिखा है कि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो बाइक में होना चाहिए। सेकंड ये है कि इसके अंदर फ्यूल गेज नहीं है। इसका वही पुराना सिस्टम है कि बाइक को हिला के चेक कर लें जी अंदर कितना को पेट्रोल बाकी है। कोई चक्कर नहीं है कि आप देख सकें कि थोड़ी सी इनएक्यूरेट बेसिक जो है ना फ्यूल गेज हो, जिस तरह के सीबी की है। सीबी के जो है ना फ्यूल गेज में थोड़ा सा वेरिएशन, कुछ जगहों पे तेज़ है, कुछ जगह पे स्लो चलती है वो, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर रहता है कि बाइक में पेट्रोल है कि नहीं है, कितना है, क्या है। इसके अंदर आपको नहीं पता लगता, आपने उठा के ढक्कन खोल के बाइक हिला के चेक करनी है, जो पुराना तरीका है हर बाइक का चलता था। तो बाकी सेल्फ स्टार्ट बड़ी मेहरबानी है सुजुकी ने इस बाइक के अंदर हमेशा से रखा है, तो वो भी इनकी करम नवाजी है, वो भी शायद ये ना देते। तो बाकी ये है कि ये जो है ना इनके इसके अंदर सीबी से जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो किल स्विच है। किल स्विच इसके अंदर मौजूद है और सीबी में मौजूद नहीं है। बाकी इसकी तकरीबन जो एवरेज है ना, एवरेज इस बाइक की काफ़ी बाइकों से बेहतर है और अक्सर लोग उसकी एवरेज से जो है ना वो हैप्पी ही हैं। तकरीबन ये 40 से प्लस एवरेज दे देती है, 40, 42, 43, कुछ लोगों को इवन 48, 45, 47 तक दे देती है एवरेज। बहुत कुछ लोग हैं जिनके 39, 38 आ रही है। सीबी से इसकी एवरेज तकरीबन 2-1 किलोमीटर ज़्यादा है। सीबी की अगर हम एवरेज देखें तो वो 40 के करीब है, 40 से 42 के दरमियान है। इसकी आपकी 42 से प्लस चली जाती है। सीबी में बहुत कम चांस होता है कि 42 को क्रॉस करे। कभी कभी मेरी बाइक की अच्छी आई एवरेज, लेकिन इतनी जो है ना इसकी बाइक की एवरेज ज़्यादा बेहतर है। और ये मैं मुसलसल बेसिकली मेरे कज़न के पास है जिसके साथ मैंने टूर भी किया था, तो उससे मुसलसल मैं जो है ना इन टच रहता हूँ। और रियली वो बाइक है जो मैं पहले ख़रीदने का प्लान किया हुआ था, ये सेम बाइक। तो एक साहब थे उनके पास थी, तो मैंने रब्ता किया था पहले इनसे ख़रीदने के लिए, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी थी। बाकी ये है कि मैंने अगर ड्राइव की बात करें तो जीएस जो है ना, अगर आप सीबी के बाद चलाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और वो इसकी वाइब्रेशन का है। ये जो जीएस है उसके अंदर वैसे तो वाइब्रेशन कम है क्योंकि ओएचसी इंजन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट नहीं है जो कि आपको सीबी के अंदर मिलता है। और सीबी की जो है वो वाइब्रेशन तो बिल्कुल जो है ना गायब है। जीएस की वाइब्रेशन आपको फील होंगी, लेकिन मतलब 1 to 5 वाली वाइब्रेशन नहीं है कम से कम।
बाकी ये एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि इस बाइक में गर्मियों में इंजन में से हीट काफ़ी फील होती है पैरों में आते हुए, तो ये थोड़ा सा एक अजीब सा मसला है। बाकी ये बाइक का इंजन जो है वो एक बहुत रिलायबल चीज़ है, और उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इसके ऊपर 60-70 हज़ार किलोमीटर किए हैं वो अभी तक इसके मसले मसाइल समझ चुके हैं। उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इस पर डब्बे शब्बे लगा दिए हैं, टूरिंग के लिए फुल जो है ना पप्पू बना दिए। तो उसके अलावा मतलब एक नॉर्मल बंदा जब लेता है तो वो बाइक के इशू से परेशान होता है, लेकिन एक बंदे जिसको थोड़ा सा टाइम हो जाए और जो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा सके बाइक के ऊपर, तो वो इसके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है, और ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो मेरा तो कहना यही है कि इस बाइक को मैं कुछ ना कुछ रिकमेंड करता हूँ। अब इसकी मैं लेता हूँ राइड, आपको एक ओवरव्यू कराता हूँ बाइक का, फिर लेते हैं राइड, और राइड पे मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ये इसके टिम्सन के टायर लगवाए हैं, जो इसके स्टॉक टायर आते हैं उसमें स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इसमें थोड़ा सा स्लिप होने से बचाता है क्योंकि इसमें पैटर्न थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी जो बैक टायर है ये 100-90-18 का, ये भी टिम्सन का टायर है, और इसका भी पैटर्न वगैरह ठीक है और चलाने में भी अच्छा है। जो पहले था टायर वो इसमें 90-90 आता है, उसका वो मज़ा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज का हमारा जो वीडियो रिव्यू है वो है GS 150 SE का, और बैठते ही एज अ CB यूज़र मुझे ये आइडिया हो रहा है कि जो है ना बाइक जो है वो अच्छी खासी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और सीट इसकी काफ़ी जो है ना अनकंफर्टेबल है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे लोग जो है इसके ऊपर लॉन्ग टूर कर लेते हैं सुकून से। तो बाकी थोड़ा सा स्टांस काफ़ी डिफरेंट है इसका बैठने का, और ब्रेकिंग वगैरह भी थोड़ी सी हल्की है, हालांकि उसने अभी ब्रेक पैड डलवाए हैं। दोबारा से चेक करते हैं इसकी ब्रेकिंग कितनी को काम किया। ओहो, काफ़ी मिसिंग टाइप कर रही है, मुझे अभी रिसेंटली ही उसने बताया था कि ये जो है ना मिसिंग वाला कोई इशू उसमें आया हुआ है। बाकी ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसकी बाइक की बुरी नहीं है, सस्पेंशन वाइज ये बाइक ठीक है। इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं। बैक वाली ब्रेक इतनी बुरी नहीं है, बैक वाली ब्रेक काफ़ी जो है ना अच्छी लग रही है, और ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से गुजार के आइडिया होगा कि सस्पेंशन के क्या हालात हैं। वाइब्रेशन बहुत है, वाइब्रेशन CB यूज़र्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं समझ आती कि कोई रीज़न है जिसकी वजह से कोई CB यूज़र इस बाइक पे शिफ्ट होगा। कोई जो है ना एक भी मुझे रीज़न नज़र नहीं आ रही कि कोई CB यूज़र इस बाइक के ऊपर जाएगा। हालांकि ये बाइक काफ़ी कामयाब बाइक है, और मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी राइड करके आपको जो है ना अपने फाइनल थॉट्स वगैरह से आगाह कर दूं कि इस बाइक के बारे में क्या है। मैंने ये बाइक पहली दफ़ा जब चलाई है ना तभी मैंने डिसीजन कर लिया था कि ये बाइक मैंने नहीं लेनी। हालांकि उससे पहले मेरा पक्का डिसीजन था कि मैं ले लूँगा, लेकिन उसके उस अरसे में मैंने YBR और इन बाइकों को चलाया, CB वगैरह को। थोड़ा सा मैंने कहा भगा के देखते हैं। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा जो है ना वो है डील ब्रेकर है। थोड़ा सा ना मतलब बंदा कंफ्यूज रहता है, जिसको आदत हो जाए उसके लिए तो चलो ठीक है लेकिन वैसे थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज रहता है कि यार गियर कौन सा लगा हुआ है। साथ में ये है कि फ्यूल गेज भी नहीं है, और फ्यूल गेज ना होना मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा इशू है कि बाइक हिला के बंदा चेक कर रहा हो कि जनाब क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितना पेट्रोल है कितना नहीं है। एटी तो इजीली चली जाती है बाइक, और इस दफ़ा मैंने वो ख़रीदा है, एक एक्शन कैमरा ख़रीदा है, ताकि जो है ना जो मैं कंटेंट बनाता हूँ उसको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिले, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको निस्बतन बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिले। और इसीलिए मैंने ना
एक्शन कैमरा भी ले लिया है, और 4K में रिकॉर्ड नहीं कर रहा, रिकॉर्ड में 100 फ्रेम पे कर रहा हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा स्मूथ वीडियो आए। 1080 100 फ्रेम पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कंटेंट वगैरह कैसा लगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 के एंड का मॉडल है और इसकी बैटरी उड़ चुकी है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, कभी हो जाती है और कभी कभी इसको किक से करना पड़ता है। तो जो लोग खरीद रहे हैं उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि 4-5 साल के बाद इसका बैटरी जो है वो आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराते तो आपका जो है ना स्टार्टिंग के इशू आएंगे। ये जो बाइक है ये अभी तक टूरिंग के लिए प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुई, इसीलिए ये अभी तक 28,000 किलोमीटर चली है और काफ़ी टाइम इसको हो गया। रेगुलर बेस पे तकरीबन 50 से अबव चलती रही है किलोमीटर, तो चली तो ये काफ़ी है। लेकिन इस बाइक का ये है कि अभी अगर टूरिंग करेंगे तो शायद इसके मसले मसाइल थोड़ा ज़्यादा उभर के आए। इसमें टायर चलवाए थे टिम्सन के, जो कि मैं अभी आपको ना हल्का सा ओवरव्यू में दिखा दूंगा। तो टिम्सन के टायर्स के बाद तो इसकी सस्पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क फील हुआ है। सस्पेंशन इसकी सॉफ्ट हो गई है, जो पहले काफ़ी उखड़ी हुई थी, और प्लस एक रोड ग्रिप का एक अलग सा फील आई है जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है बंदे को लीनिंग करते हुए और भगाते हुए। तो वो तो मुझे डेफिनेटली एक फील आई है इसके बाइक के अंदर। लेकिन जो भी है कि ड्राइव में इसमें पावर तो फील होती है। अगर 125 से कंपेयर कर रहे हैं तो पावर आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन एज अ CB यूज़र इतने टाइम से 150 चला रहा हूँ तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं फील होता। ख़ासतौर पे इनिशियल टॉर्क के अंदर ना, पिक वगैरह में मुझे ज़्यादा नहीं फील होता इसका और CB का डिफरेंस। हालांकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका जो है ना इंजन वगैरह थोड़ा सा मेरे ख्याल में बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा है, पावर डिलीवरी भी बेहतर होनी चाहिए, वेट भी इसका कम है, हर चीज़ इसके हक में जाती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में टॉप स्पीड में तो आपको फ़र्क फील होगा, 120 हिट कर जाती है, 120 से प्लस भी लोग हिट कर लेते हैं। तो लेकिन CB दूसरी तरफ देखा जाए तो वो 110 के अराउंड तक जाती है। उसके आगे उसको भगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाइक भी थोड़ी भारी है, थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं गिर गिरा ना जाए। तो बाकी ये है कि जो लोग लेना चाह रहे हैं बाइक, ज़रूर गो हेड। जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं इसकी वायरिंग के, इसकी जो है बाकी जो है लाइट के, यानी कि ये एक फाइनल बाइक नहीं है, ये एक जो है ना अनफिनिश्ड किस्म का प्रोडक्ट है जो कि इन्होंने मार्केट में फेंक दिया है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट के लिए चेक करते हैं ना, डेमो यूनिट कह लें इसको, तो इस तरह का यूनिट है जिसको इन्होंने मार्केट में डाल के देखा है कि यार ये कैसा परफॉर्म करता है, कोई लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इसी तरह अगर चलते रहे तो इनकी सेल अच्छी रहेगी। कोई ना कोई नया मार्केट में कोई बंदा आएगा और वो इनका जो है ना इन बाइकों को पीछे छोड़ देगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत है इसकी, प्लस टूरिंग के लिए इसके बंदे बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग इसको काफ़ी जो है ना पसंद करते हैं एज अ टूरिंग बाइक। और आपको ये फ़ायदा भी होता है कि आप अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको सारे स्पेयर पार्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बंदा चेन स्प्रॉकेट सेट ले लेता है, एक बंदा टाइमिंग चेन ले लेता है, बाकी जो है ना प्लग वगैरह भी एक ही बंदा ले लेता है। तो इस तरह का आपको बेनिफिट तो मिलता है। ब्रेकिंग चेक करते हैं इसकी। ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग नॉट दैट बैड, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, और ये टायर्स का कमाल है कि इसकी ब्रेकिंग वगैरह बेहतर हो गई है। तो फाइनल थॉट्स यही हैं। ये मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है CB, तो मेरे थॉट्स यही हैं कि इस बाइक को गो हेड परचेज़ करें आप, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसका खर्चे वगैरह काफ़ी आते रहेंगे आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, बाय।